2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बरेली में एक भाषण के दौरान घोषणा की कि उनकी सरकार 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना कर देगी। क्या यह कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था? क्या किसी किसान को इस स्टेटमेंट से आपत्ति हो सकती है? हरगिज नहीं। जैसे कि फेमस कहावत है, अपने जीवन काल में कम से कम एक बार आपको एक डॉक्टर, एक वकील, एक पुलिस अफसर और एक साधु की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हर दिन में 3 बार आपको किसान की जरूरत पड़ती है। इसलिए सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों और बाद की सरकारों ने पाया कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। आइए जानते हैं क्यों। न्यूजीलैंड में अगर आलू 40 रुपए प्रति किलो बिकता है तो किसान को 25 रुपए प्रति किलो मिलता है। वहीं भारत में उसी कीमत पर बेचने पे किसानों को केवल 6 रुपए मिलते हैं। स्पेक्ट्रम के एक छोर पर गरीब किसान हैं, जिनका बड़े किसानों, सरकारी अधिकारियों और लोकल पॉलिटिशियंस के द्वारा शोषण किया जाता है। वहीं स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमीर या बड़े किसान हैं, जो सरकार द्वारा दिए जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठाकर अमीर बन गए हैं। जीवन स्तर में इस अंतर को दूर करने की आवश्यकता है। भारत में फसल के पैटर्न में कोई विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि फल सब्जियों को उगाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं दिया जा रहा है और इसके लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। इनोवेशन, एग्रीकल्चरल साइंस और रिसर्च के लिए बहुत कम इंसेंटिव दिए जाते हैं, जबकि इससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सरप्लस अनाज होने के बावजूद भी कुछ गरीब नागरिकों तक अनाज समय पर नहीं पहुंच पाता और आत्महत्या के मामले हमें अक्सर सुनाई पड़ते हैं। ऊपर सभी समस्याओं के लिए लगभग पूरा दोष डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और उससे होने वाले करप्शन पर जाता है। पहली सब्सिडी है एपीएमसी। 1960 के दशक से पहले एपीएमसी एक्ट जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए लाया गया था। ये जमींदार किसानों को अधिक इंटरेस्ट दर पर लोन देते थे। जब वे किसान भुगतान देने में चूक जाते थे, तब वे किसान की फसल कटाई पे पहुंच जाते थे और जबरदस्ती उनकी लोन चुकाई के लिए कम कीमत पर उनके फसलों को खरीद लेते थे। एपीएमसी एक्ट के बाद एपीएमसी को सब्जी मंडी या बाजार समिति या कृषि समिति भी कहा गया, जो एकमात्र ऐसी जगह बन गई जहां किसान अपनी उपज को बेच सकता था। एपीएमसी के अलावा किसान कहीं और अपनी उपज को बेच नहीं सकता था। ये वह जगह होती है जहां किसान, व्यापारी और बिचौलिए, जिन्हें अर्थिया कहते हैं, यहां पे एकत्रित होते हैं और उपज की बिक्री यानी सेल होती है। एपीएमसी में समय के साथ साथ अर्थियाज और व्यापारियों के बीच समझौता होने लगा, जिससे कार्टेलाइजेशन या गुटबंदी कहते हैं। किसान की फसल की कीमत गुटबंदी से गिराई जाने लगी और किसानों का शोषण शुरू हो गया, क्योंकि उनके पास एपीएमसी के अलावा कहीं और अपनी उपज को बेचने के लिए ऑप्शन ही नहीं था। फार्म लॉज 2020 के एक्ट 1 में अब किसानों को एपीएमसी या किसी अन्य व्यापार क्षेत्र जैसे फार्म गेट्स, अर्थात उनके अपने खेत के गेट, गोडाउन्स इत्यादि, इन सभी जगहों पे बेचने का ऑप्शन है। अब वे अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं, चाहे वो राज्य के भीतर हो या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं। उपज को ऑनलाइन बेचने के लिए भी उनको आज़ादी है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकारें केंद्र के उद्देश्य को कमजोर ना करें, इन नए व्यापार क्षेत्रों में कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अंत में किसी भी विवाद के समाधान को एसडीएम या डीएम लेवल पर रिजॉल्व किया जा सकता है, जिन्हें कम से कम समय में मामले पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। ये प्रावधान इसलिए दिया गया
ताकि किसानों को कचहरी में लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर ना होना पड़े। इसलिए कोर्ट्स को इन विषयों पर कोई क्षेत्र अधिकार नहीं दिया गया है। गौर करिए कि एपीएमसी को बंद नहीं किया गया है। आप यूं कह सकते हैं कि 2020 के कानून 1960 से पहले और 1960 के बाद के कानूनों का मिश्रण है। अगली सब्सिडी है एमएसपी और एफसीआई गोदाम्स। 1964 में भोजन में आत्मनिर्भरता पाने के लिए सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस नामक एक और सब्सिडी बनाई। यह वह कीमत है जो केंद्र सरकार हर वर्ष 22+1 यानी 23 आइटम्स के लिए तय करती है। +1 क्योंकि 23वां आइटम गन्ना है, जिसके लिए फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस बनाया गया है जो एमएसपी के बराबर है। एमएसपी मिनिमम प्राइस होती है और इससे नीचे एपीएमसी में इस आइटम को नहीं खरीदा जा सकता है। 3 आइटम्स चावल, गेहूं और मोटा अनाज, इन 3 आइटम्स के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के गोदाम्स में सभी उपज के खरीद का भी आश्वासन दिया गया है। एफसीआई और एमएसपी सिस्टम्स की वजह से किसान पहले चावल, गेहूं और मोटा अनाज बोते थे, फिर वो आइटम्स बोते थे जिन पे सरकार एमएसपी तय करती है, और फिर आखिरी में वो आइटम्स बोते थे जिन पे सरकार एमएसपी तय नहीं करती। इससे 3 आइटम्स की वेस्टेजेस होनी शुरू हो गई और उन आइटम्स की कमी शुरू हो गई जो एमएसपी लिस्ट में नहीं थे। देश का फसल का पैटर्न बर्बाद हो गया। कोई भी फल, सब्जी, डेयरी या पशुपालन एमएसपी के तहत नहीं आता है। चावल और गेहूं बहुत अधिक पानी खपत करते हैं। इसके कारण पंजाब और हरियाणा में पानी का स्तर नीचे चला गया है। चावल और गेहूं बोने की जल्दी में एक फसल के कटने और दूसरे के बोने की पीरियड में कोई समय नहीं दिया जाने लगा और किसानों ने पराली को और जलाना शुरू कर दिया, जिससे हवा का प्रदूषण और भी बढ़ गया। एक्ट 2 के माध्यम से सरकार ने किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए मौका दिया। किसान किसी भी स्पॉन्सर के साथ, जो एक एक्सपोर्टर, व्यापारी या होलसेलर भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार खेती कर सकता है। एक्ट 2 से डिमांड और सप्लाई का फर्क कम होगा। साथ ही किसी किसान को यह डर नहीं होगा कि उसकी फसल बिकेगी या नहीं। एफसीआई और एमएसपी को खत्म नहीं किया गया है। इस एक्ट का दूसरा हिस्सा किसानों को शोषण से बचाने के लिए यानी सुरक्षा प्रावधान देने के लिए बनाया गया था। केंद्र के पास मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना या गाइडलाइंस जारी करने का अधिकार दिया गया है। प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म किसानों के लिए अप्रत्याशित स्थिति यानी अनफोर्सीन सिचुएशन से निपटने के लिए बनाया गया है। उदाहरण के तौर पे मानिए कि एक आलू उगाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसमें आलू की कीमत 20 रुपए प्रति किलो रखी गई। जब फसल हुई तो एपीएमसी में आलू 30 रुपए प्रति किलो बिका। इससे उस किसान को नुकसान होगा जिसने 20 रुपए प्रति किलो पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। किसान की रक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्ट या तो एक फिक्स्ड प्राइस पे साइन किया जा सकता है या फ्लेक्सिबल प्राइस पर साइन किया जा सकता है, जहां मिनिमम एश्योर्ड प्राइस पर सहमति होती है और यदि मार्केट प्राइस फसल के समय ज्यादा होता है तो स्पॉन्सर को एक अग्रीड परसेंटेज किसान को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। स्पॉन्सर को कुछ पेमेंट एडवांस में और बाकी डिलीवरी के 3 दिन के अंदर करनी पड़ेगी। किसान की भूमि किसी भी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि किसान की जमीन उसके पास सुरक्षित रहे। इसके अलावा स्पॉन्सर द्वारा खेत में बनाए गए किसी भी स्ट्रक्चर या ढांचे को डिलीवरी के समय डिसमेंटल करना होगा। ऐसा ना करने पर यह ढांचा किसान की प्रॉपर्टी बन जाएगा। राज्य सरकारें कॉन्ट्रैक्ट्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे। फोर्स मेजोर क्लॉज को किसानों के हित में बनाया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे कि सूखा या बाढ़, तो किसान को डिलीवरी में देरी के लिए पनिश नहीं किया जा सकता है। पेनल्टीज
स्पॉन्सर्स के लिए कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू का 1.5 गुना पेनल्टी रखा गया है, लेकिन किसानों के लिए पेनल्टी स्पॉन्सर्स द्वारा किए गए एक्चुअल खर्चे तक ही सीमित है। एग्रीगेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा बनाया जा सकता है। फार्म सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों को भी कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा बनाया जा सकता है। एक्ट 3, भोजन जैसे आवश्यक वस्तु पर कंट्रोल रखने के लिए नेहरू सरकार ने 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को बनाया था। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि प्राइवेट कंपनीज द्वारा एक सरकार के द्वारा रखी गई लिमिट से अधिक उस आवश्यक वस्तु का भंडारण यानी स्टोरेज नहीं किया जा सकता था। 2020 के एक्ट के बाद वेयर हाउस के मालिकों को या फूड प्रोसेसिंग यूनिट के मालिकों को, एक्सपोर्टर्स इत्यादि को कुछ अधिक मात्रा में भोजन के आइटम्स को स्टोर करने की आवश्यकता होगी। पुराना एक्ट उन्हें स्टोरेज से रोकेगा। इसलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को अमेंड करना पड़ेगा, जिससे उन आइटम्स की स्टोरेज पे छूट दी जा सके जिनका उत्पादन पर्याप्त हो। ये अमेंडमेंट युद्ध, सूखा या प्राकृतिक आपदा जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थितियों में लागू नहीं होगा। साथ ही जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज होता है, पेरिशेबल आइटम्स यानी जल्द खराब होने वाले फूड आइटम्स के पिछले 5 वर्षों की कीमतों की एवरेज से 100% ऊपर होना, या फिर नॉन पेरिशेबल आइटम्स में पिछले 5 वर्षों की एवरेज कीमतों से 50% ऊपर होना, इन दोनों ही हालतों में स्टोरेज की मंजूरी नहीं होगी। क्योंकि एक्ट 3 एक्ट 1 और एक्ट 2 को सपोर्ट करने के लिए लाया गया था, इस एक्ट पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। पार्ट 1 अभी समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम फार्म लॉज 2020 के गुण और दोष को देखेंगे, किसान आंदोलन के बारे में और कानून रद्द होने पर बात करेंगे, और साथ ही सरकार बदलाव कैसे लाए इस पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।